आज गबन का 20वां भाग होगा, सो ध्यान से सुनिए। अरे तुम क्या देश का उद्धार करोगे? पहले अपना उद्धार तो कर लो। गरीबों को लूट कर विलायत का घर भरना तुम्हारा काम है, इसीलिए तुम्हारा इस देश में जन्म हुआ है। हाँ, रोए जाओ, विलायती शराबें उड़ाओ, विलायती मोटरें दौड़ाओ, विलायती मुरब्बे और अचार चखो, विलायती बर्तनों में खाओ, विलायती दवाइयाँ पियो, पर देश के नाम को रोए जाओ। मुदा इस रोने से कुछ न होगा। रोने से माँ दूध पिलाती है, शेर अपना शिकार नहीं छेड़ता। रो उसके सामने जिसमें दया और धर्म हो। तुम धमका कर ही क्या कर लोगे? जिस धमकी में कुछ दम नहीं है, उस धमकी की परवाह कौन करता है? एक बार यहाँ एक बड़ा भारी जलसा हुआ। एक साहब बहादुर खड़े होकर खूब उछले कूदे। जब वह नीचे आए तब मैंने उनसे पूछा, साहब सच बताओ, जब तुम सूरज का नाम लेते हो तो उसका कौन सा रूप तुम्हारी आंखों के सामने आता है? तुम भी बड़ी बड़ी तलब लोगे, तुम भी अंग्रेजों की तरह बंगलों में रहोगे, पहाड़ों की हवा खाओगे, अंग्रेजी ठाठ बना घूमोगे। इस सूरज से देश का क्या कल्याण होगा? तुम्हारी और तुम्हारे भाई बंधुओं की जिंदगी भले आराम और ठाठ से गुजरे, पर देश का तो कोई भला ना होगा। बस बंगले झांकने लगे। तुम दिन में 4-5 बेर खाना चाहते हो, और वो भी बढ़िया माल। गरीब किसान को एक जून सूखा चबेना भी नहीं मिलता। उसी का रक्त चूसकर तो सरकारी तुम्हें हुद्दे देती है। तुम्हारा ध्यान कभी उनकी ओर जाता है? अभी तुम्हारा राज नहीं है, अब तब तो तुम भोग विलास कर इतना मरते हो। जब तुम्हारा राज हो जाएगा तब तुम गरीबों को पीस कर पी जाओगे। रमाभद्र समाज पर यह आक्षेप न सुन सका। आखिर वह भी तो भद्र समाज का ही एक अंग था। बोला, यह बात तो नहीं है दादा कि पढ़े लिखे लोग किसानों का ध्यान नहीं करते। उनमें से कितने खुद किसान थे या हैं? उन्हें अगर विश्वास हो जाए कि हमारे कष्ट उठाने से किसानों का कोई उपकार होगा और बचत होगी, वह किसानों के लिए खर्च की जाएगी, तो वह खुशी से कम वेतन पर काम करेंगे। लेकिन जब वह देखते हैं कि बचत दूसरे हड़प जाते हैं, तो वह सोचते हैं अगर दूसरों को कोई खाना है तो हम क्यों न खाएं। देवी दिन तो सूरज मिलने पर 10-5 हज़ार के अफसर नहीं रहेंगे, वकीलों की लूट नहीं रहेगी, पुलिस की लूट बंद हो जाएगी। एक क्षण के लिए रमा सिटपिटा गया। इस विषय में उसने खुद कभी विचार न किया था, मगर तुरंत ही उसे जवाब सूझ गया। बोला, दादा तब तो तुम सभी काम बहुमत से होगा। अगर बहुमत कहेगा कि कर्मचारियों के वेतन घटा दिए जाएं तो घट जाएंगे। पूंजी बहुमत के हाथों में रहेगी, और कभी 10-5 बरस चाहे न हो, लेकिन आगे चलकर बहुमत किसानों और मजदूरों का ही हो जाएगा। देवदी ने मुस्कुराकर कहा, भैया तुम इन बातों को समझते हो, यही मैंने भी सोचा था। भगवान करे कुछ दिन और जीऊं। मेरा पहला सवाल यह होगा कि विलायती चीज़ों पर दुगना महसूल लगाया जाए और मोटरों पर चौगुना। अच्छा भोजन बनाओ, सांझ को चलकर कपड़े दर्जी को दे देंगे, मैं भी जब तक खा लूँ। शाम को देवीदी ने आकर कहा, चलो भैया अब तो अंधेरा हो गया। रमा सिर पर हाथ धरे बैठा हुआ था, मुख पर उदासी छाई हुई थी। बोला, दादा मैं घर न जाऊंगा। देवीदी ने चकित होकर पूछा, क्यों, क्या बात हुई? रमा की आंखें सजल हो गई। बोला, कौन सा मुँह लेकर जाऊं दादा, मुझे तो डूब मरना चाहिए था। यह कहते कहते वह खुलकर रो पड़ा। वह वेदना जो अब तक मूर्छित पड़ी थी, शीतल जल के घर यह छींटे पाकर सचेत हो गई, और उसके क्रंदन ने रमा के सारे अस्तित्व को जैसे छेद डाला। इसी क्रंदन के भय से वह उसे छेड़ता न था, उसे सचेत करने की चेष्टा न करता था। संयम विस्मृति से उसे अचेत ही रखना चाहता था, मानो कोई दुखिनी माता अपने बालक को इसलिए जगाते डरती हो कि वह तुरंत खाने को मांगने लगेगा। कई दिनों के बाद एक दिन कोई 8 बजे रमा पुस्तकालय से लौट रहा था कि मार्ग में उसे कई युवक शतरंज के किसी नक्शे की बातचीत करते मिले। यह नक्शा वहाँ के एक हिंदी दैनिक पत्र में छपा था, और उसे हल करने वाले को 50 रुपये इनाम देने का वचन दिया गया था। नक्शा साधे सा जान पड़ता था, कम से कम इन युवकों की बातचीत से ऐसा ही टपकता था। यह भी मालूम हुआ कि वहाँ के और भी कितने शतरंजबाजों ने उसे हल करने के लिए भरपूर जोर लगाए, पर कुछ पेश न गई। अब रमा को बात याद आया कि पुस्तकालय में एक पत्र पर बहुत से आदमी झुके हुए थे और उस नक्शे की नकल कर रहे थे। जो आता था 2-4 मिनट तक वह पत्र देख लेता था। अब मालूम हुआ यह बात थी। रमा का इनमें से किसी से ही परिचय न था, पर यह नक्शा देखने के लिए इतना उत्सुक हो रहा था कि उससे बिना पूछे न रह गया। बोला, आप लोगों में किसी के पास वह नक्शा है? युवकों ने एक कंबलपोश आदमी के को नक्शे की बात पूछते सुना तो समझे कोई अताई होगा। एक ने रुखाई से कहा, हाँ है तो, मगर तुम देखकर क्या करोगे, यहाँ अच्छे अच्छे गोते खा रहे हैं। यह महाशय तो शतरंज से में अपना सानी नहीं रखते, और उसे हल करने के लिए 100 रुपये अपने पास से देने को तैयार है। वाह। दूसरा युवक बोला, दिखा क्यों नहीं देते जी, कौन जाने यही बेचारा हल कर ले, शायद इन्हीं की सूझ लड़ जाए।
इस परिणाम में सज्जनता नहीं व्यंग था, उसमें यह भाव छिपा था कि हमें दिखाने में कोई यूज नहीं है, देखकर अपनी आंखों को तृप्त कर लो, मगर तुम जैसे उल्लू उसे समझ ही नहीं सकते, हल क्या करेंगे। जान पहचान की एक दुकान में जाकर उन्होंने रमा को नक्शा दिखाया। रमा को तुरंत याद आ गया, यह नक्शा पहले भी कहीं देखा है। सोचने लगा कहाँ देखा है। एक युवक ने चुटकी ली, आपने तो हल कर लिया होगा। दूसरा, अभी नहीं किया तो एक क्षण में किए लेते हैं। तीसरा, जरा दो एक चाल बताइए तो। रमा ने उतरते हुए कहा है, यह मैं नहीं कहता कि मैं इसे हल ही कर लूंगा, मगर ऐसा नक्शा मैंने एक बार हल किया है और संभव है इसे इसे भी मैं हल कर लूं। जरा कागज पेंसिल दीजिए तो नकल कर लूं। युवकों का अविश्वास कुछ कम हुआ। रमा को कागज पेंसिल मिल गया। एक क्षण में उसने नक्शा नकल कर लिया और युवकों को धन्यवाद देकर चला। एकाएक उसने फिर कर पूछा, जवाब किसके पास भेजना होगा। एक युवक ने कहा, प्रजा मित्र के संपादक के पास। रमा ने घर पहुंचकर उस नक्शे पर दिमाग लगाना शुरू किया, लेकिन मोहरों की चालें सोचने की जगह वह यही सोच रहा था कि यह नक्शा कहाँ देखा। शायद यह याद आते ही उसे नक्शे का हाल भी सूझ जाएगा। अन्य प्राणियों की तरह मस्तिष्क भी कार्य में तत्पर। सॉरी 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 नक्शा सामने खोले बैठा रहा। शतरंज की जो बड़ी मार्के की बाजियां खेली थी, उन सबका नक्शा उसे याद था, पर यह नक्शा कहाँ देखा। सहसा उसकी आंखों के सामने बिजली सी कौंध गई। खोई स्मृति मिल गई। आहा, राजा साहब ने यह नक्शा दिया था। हाँ ठीक है, लगातार 3 दिन दिमाग लड़ने के बाद इसे उसने हल कर किया था। नक्शे की नकल भी कर लाया था। फिर तो उसे एक एक यह चाल याद आ गई। एक क्षण में नक्शा हल हो गया। उसने उल्लास के नशे में जमीन पर 2-3 कुलाटे लगाए, मूंछों पर ताव दिया, आईने में मुंह देखा और चारपाई पर लेट गया। इस तरह अगर महीने में एक नक्शा मिलता जाए तो क्या पूछना। देवदीन अभी आग सुलगा रहा था कि रमा प्रसन्न मुख होकर बोला, दादा जानते हो प्रजामित्र अखबार का दफ्तर कहाँ है। देवी, जानता क्यों नहीं हूँ, यहाँ कौन अखबार है जिसका पता मुझे न मालूम हो। प्रजामित्र का संपादक रंगीला युवक है जो हरदम मुंह में पान भरे रहता है। मिलने जाओ तो आंखें से बातें करता है, मगर है हिम्मत का धनी। 2 बार जेल हो आया है। रमा, आज जरा वहां तक जाओगे। देवदी ने कातर भाव से कहा, मुझे भेजकर क्या करोगे, मैं नहीं जा सकूंगा। क्या बहुत दूर है। नहीं, दूर नहीं है। फिर क्या बात है। देवदी ने अपराधियों के भाव से कहा, बात कुछ नहीं है, बुढ़िया बिगड़ती है। उसने वचन दे चुका है कि स्वदेशी विदेशी के झगड़े में न पड़ूंगा, न किसी अखबार के दफ्तर में जाऊंगा। उसका दिया खाता हूँ तो उसका हुक्म भी तो बजाना पड़ेगा। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, दादा तुम तो दिल लगी करते हो, मेरा एक बड़ा जरूरी काम है। उसने शतरंज का एक नक्शा छापा था जिस पर 50 रुपये इनाम है। मैंने वह नक्शा हल कर दिया है। आज छप जाए तो मुझे इनाम मिल जाए। अखबारों के दफ्तर में अक्सर खुफिया पुलिस के आदमी आते जाते रहते हैं। यही भय है, नहीं मैं खुद चला जाता, लेकिन तुम नहीं जा रहे हो तो लाचार मुझे ही जाना पड़ेगा। बड़ी मेहनत से यह नक्शा हल किया है, सारी रात जागता रहा हूँ। देवेदी ने चिंतित स्वर में कहा, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। रमा ने हैरान होकर पूछा, तो फिर क्या डाक से भेज दूं। देवेदी ने एक क्षण सोचकर कहा, नहीं, डाक से क्या भेजोगे, सादा लिफाफा इधर उधर हो जाए तो तुम्हारी मेहनत अकारत हो जाए। रजिस्ट्री कराओ तो कहीं परसों पहुंचेगा, कल इतवार है, किसी और ने जवाब भेज दिया तो इनाम मार ले जाएगा। यह भी तो हो सकता है कि अखबार वाले धांधली कर बैठे और तुम्हारा जवाब अपने नाम छाप कर रुपया हजम कर ले। रामा ने दुविधा में पड़कर कहा, मैं ही चला जाऊंगा, तुम्हें मैं न जाने दूंगा। कहीं फंस जाओ तो बस। फंसना तो एक दिन है ही, कब तक छिपा रहूंगा। तो मरने के पहले ही क्यों रोना पीटना हो, जब फंसोगे तब देखी जाएगी। चलाओ मैं चला जाऊं, बुढ़िया से कोई बहाना कर दूंगा, अभी भेंट भी हो जाएगी, दफ्तर में ही रहते भी हैं, फिर घूमने घामने चल देंगे तो बस 10 बजे से पहले न लौटेंगे। रमा ने डरते हुए कहा, तो 10 बजे जाना जाना क्या हरज है। देवदी ने खड़े होकर कहा, तब तक कोई दूसरा काम आ गया तो आज यह रह जाएगा, घंटे भर में लौट आता हूँ, अभी बुढ़िया देर में आएगी। यह कहते हुए देवदी ने अपना काला कम्बल ओढ़ा, रमा से लिफाफा लिया और चल दिया। जग्गो साग भाजी और फल लेने मंडी गई हुई थी। आधे घंटे में सिर पर एक टोकरी रखे और एक बड़ा सा टोकरा मजूर के सिर पर रखवाई आई। पसीने से तरती आते ही बोली, कहाँ गए, जरा बोझ तो उतारो, गर्दन टूट गई। रमा ने आगे बढ़कर टोकरी उतरवा ली, इतनी भारी थी कि संभाले न संभलती थी। जग्गो ने पूछा, वो कहाँ गए हैं। रमा ने बहाना किया, मुझे तो नहीं मालूम, अभी इसी तरफ चले गए हैं। कैसे बताएगा।
बुढ़िया ने मजूर के सिर का टोकरा उतरवाया और जमीन पर बैठकर एक टूटी सी पंखियां पंखियां जलती हुई बोली, चरस की चोट लगी होगी और क्या, मैं मरमर जाम कमाऊं और यह बैठे बैठे मौज उड़ाएं और चरस पिए। रमा जानता था देवी दिन चरस पीता है, पर बुढ़िया को शांत करने के लिए बोला, क्या चरस पीते हैं, मैंने तो नहीं देखा। बुढ़िया ने पीठ की साड़ी हटाकर उसे पंखी की डंडी से खुजाते हुए कहा, इनसे कौन नशा छूटा है, चरसिया पिए, गांजा या पिए, शराब इन्हें चाहिए, भांग इन्हें चाहिए। हाँ, अभी तक अफीम नहीं खाई है या राम जाने खाते हो। मैं कौन हरदम देखती रहती हूँ, मैं तो सोचती हूँ कौन जाने आगे क्या हो। हाथ में 4 पैसे होंगे तो पराये भी अपने हो जाएंगे। पर इस भले आदमी को रत्ती भर चिंता नहीं सताती, कभी तीरथ है कुछ, कभी कुछ कभी कुछ। मेरा तो नाक पर उंगली रखकर नाक में दम आ गया है। भगवान उठा ले जाते तो यह कुसंग तो छूट जाती, तब याद करेंगे लाला। तब जग्गो कहाँ मिलेगी जो कमा कमा कर गुलछर्रे उड़ाने को दिया करेगी। तब रकत के आंसू न रोए तो कह देना कोई कहता था मजूर से कि पैसे हुए तेरे। मजू ने बीड़ी जलाते हुए कहा, बोझा देख लो दाई, गर्दन टूट गई। जग्गू ने निर्दय भाव से कहा, हाँ हाँ गर्दन टूट गई, बड़ी सुकुमार है ना, यह ले कल फिर ले चले आना। मजू ने कहा, यह तो बहुत कम है, मेरा पेट न भरेगा। जग्गू ने 2 पैसे और थोड़े से आलू देकर उसे विदा किया और दुकान सजाने लगी। सहसा उसे हिसाब की याद आ गई। रमा से बोली, भैया जरा आज का खर्चा तो टाँग दो, बाजार में जैसे आग लग गई है। बुढ़िया छबड़ियों में जा चीजें लगा लगा कर रखती जाती थी और हिसाब भी लिखती जाती थी। आलू टमाटर कद्दू केले पालक सेम संतरे गोभी, यह सब चीजों का तौल और दर उसे याद था। रमा से दोबारा पढ़वा कर उसने सुना तब उसे संतोष हुआ। इन सब कामों से छुट्टी पाकर उसने अपनी चिलम भरी और मोड़े पर बैठकर पीने लगी। लेकिन उसके अंदाज से मालूम होता था कि वह तंबाकू का रस लेने के लिए नहीं, दिल को जलाने के लिए पी रही है। एक क्षण के बाद बोली, दूसरी औरत होती तो घड़ी भर इसके साथ निभाना होता। घड़ी भर पहर रात से में से चक्की में जुट जाती हूँ और 10 बजे रात दुकान पर बैठी सोती रहती हूँ। खाते पीते 12 बजते हैं, तब जाकर 4 पैसे दिखाई देते हैं और जो कुछ कमाती हूँ यह नशे में बराबर कर देता है। साथ कोठरी में छिपा के रखूँ पर इसकी निगाह पहुँच जाती है, निकाल लेता है। कभी एक आध चीज वस्त बनवा लेती हूँ, नहीं तो वो आंखें में गड़ने लगती है, तानों से छेदने लगता है। भाग में लड़कों का सुख भोगना नहीं पता था तो क्या करूं, छाती फाड़ के मर जाऊं। मांगे से मौत भी तो नहीं मिलती, सुख भोगना लिखा होता तो जवान बेटे चल देते और इस पियक्कड़ के हाथों मेरी यह सांसत न होती। इसी ने स्वदेशी के भग झगड़े के में पड़कर मेरे लाल की जान ली। आओ इस कोठरी में भैया तुम्हारे मुगदर की जोड़ी दिखाऊं। दोनों इस जोड़ी से 500-500 हाथ फेरते थे। अंधेरी कोठरी में जाकर रमा ने मुगदर की जोड़ी देखी। उस पर वार्निश थी, साफ सुथरी, मानो अभी किसी ने फेर कर रख दिया हो। बुढ़िया ने सरगर व नेत्रों से देखकर कहा, लोग कहते थे कि यह जोड़ी महा ब्राह्मण को दे दे, तुझे देख देख कलंक होगा। मैंने कहा, यह जोड़ी मेरे लालों की जुगल जोड़ी है, यही मेरे दोनों लाल हैं। बुढ़िया के प्रति आज रमा के हृदय में असीम श्रद्धा जागृत हुई। कितना पावन धैर्य है, कितनी विशाल वत्सलता, जिसने लकड़ी के इस 2 टुकड़ों को जीवन प्रदान कर दिया है। रमा ने जग्गू को माया और लोभ में डूबी हुई पैसे पर जान देने वाली कोमल भावों से सर्वथा विहीन समझ रखा था। आज उसे विदित हुआ कि उसका हृदय कितना स्नेहमय, कितना कोमल, कितना मनस्वी है। बुढ़िया ने उसके मुंह की ओर देखा तो जाने न जाने क्यों उसका मातृ हृदय उसे गले लगाने के लिए अधीर हो उठा। दोनों के हृदय प्रेम के सूत्र में बंध गए। एक और पुत्र स्नेह था, दूसरी ओर मातृभक्ति। वह मालिनी ने जो अब तक गुप्त भाव से दोनों को पृथक किए हुए था, आज एकाएक दूर हो गया। बुढ़िया ने कहा, मुंह हाथ धो लिया ना बेटा, बड़े मीठे संतरे लाई हूँ, एक लेकर चखो तो। रमा ने संतरा खाते हुए कहा, आज से मैं तुम्हें अम्मा कहाँ करूँगा। बुढ़िया ने शुष्क ज्योतिहीन ठंडे कृपण नेत्रों से मोती के से 2 बूंद निकल पड़े। इतने देवदून दबे पाँव आकर खड़ा हो गया। बुढ़िया ने तड़प कर पूछा, यह इतने सवेरे किधर सवारी गई थी सरकार की। देवी ने सरलता से मुस्कुराकर कहा, कहीं नहीं, जरा एक काम से चला गया था। क्या काम था, जरा मैं भी तो सुनूं। यह मेरे सुनने लायक नहीं है। पेट में दर्द था, जरा बैजी के पास सुना लेने चला गया था। झूठे हो तुम, उड़ो उससे जो तुम्हें जानता ना हो। चरस की टोह में गए थे तुम? नहीं, तेरे चरण छूकर कहता हूँ, तू झूठ मूठ मुझे बदनाम करती है। तो फिर कहाँ गए थे तुम? अरे बता तो दिया, रात खाना दो और ज़्यादा खा गया था सो पेट फूल गया और मीठा मीठा। झूठ है, बिल्कुल झूठ। तुम चाहे झूठ बोलो, तुम्हारा मुंह साफ कर देता है। यह बहाना है, चरस गांजा इसी टो में गए थे तुम। मैं एक न मानूंगी। तुम्हें इस बुढ़ापे में नशे की सूझती है, यहाँ मेरी मरण हुई जाती है। सवेरे के गए 9 बजे लौटे हैं। जानो यहाँ कोई उनकी लौंडी है। देवदी ने एक झाड़ू लेकर दुकान में झाड़ू लगाना शुरू किया, पर बुढ़िया ने उसके हाथ से झाड़ू छीन लिया और पूछा, तुम अब तक कहाँ थे? अब जब तक यह न बताओगे भीतर घुसने न दूंगी। देवदी ने सिपटा कर कहा,
क्या करेगी पूछकर, एक अखबार के दफ्तर में तो गया था, जो चाहे कर ले। बुढ़िया ने माथा ठोकर कहा, तुमने फिर वही लत पकड़ी। तुमने कान न पकड़ा था कि अब कभी अखबारों के नगीच न जाऊंगा? बोलो, यही मुंह था कि कोई और? तू बात तो समझती नहीं, बस बिगड़ने लगती है। खूब समझती हूँ। अखबार वाले दंगा मचाते हैं और गरीबों को जेल में ले जाते हैं। आज 20 साल से देख रही हूँ। वहाँ जो आता जाता है पकड़ लिया जाता है। तलाशी तो आए दिन हुआ करती है। क्या बुढ़ापे में जेल की रोटियां तोड़ोगे? देवी ने एक लिफाफा रमानाथ को देकर कहा, यह रुपए हैं भैया, गिन लो। देख, यह रुपए वसूल करने गया था। जी न मानता हो तो आधे ले ले। बुढ़िया ने आंखें फाड़कर कहा, अच्छा, तो तुम इस अपने साथ इस बेचारे को भी डुबाना चाहते हो? तुम्हारे रुपए में आग लगा दूंगी। तुम रुपए मत लेना भैया, जान से हाथ धोओगे। अब सेंत मेंत आदमी नहीं मिलते, तो सब लालच दिखाकर लोगों को फंसाते हैं। बाजार में पहरा दिलवाएंगे, अदालत में गवाही करवाएंगे, फेंक दो। उसके रुपए, जितने रुपए चाहो मुझसे ले जाओ। जब रमानत ने सारा वृतांत कहा, बुढ़िया का चित शांत हुआ। तनी हुई भवें ढीली पड़ गई, कठोर मुद्रा नर्म हो गई। मेघपट को हटाकर नील आकाश हंस पड़ा। विनोद करके बोली, इसमें से तुम मेरे लिए क्या लाओगे बेटा? रमा ने लिफाफा उसके सामने रखकर कहा, तुम्हारे तो सभी है अम्मा। मैं रुपए लेकर क्या करूँगा? घर क्यों नहीं भेज देते? इतने दिन आ गए हो, कुछ भेजा नहीं। मेरा घर यही है अम्मा, कोई दूसरा घर नहीं है। बुढ़िया का वंचित हृदय गदगद हो उठा। इस मातृभक्ति के लिए कितने दिनों से उसकी आत्मा तड़प रही थी। इस कृपण हृदय में जितना प्रेम संचित हो रहा था, वह सब माता के स्तन के एकत्र होने वाले दूध की भांति बाहर निकलने के लिए आतुर हो गया। उसने नोटों को गिन कर कहा, 50 है बेटा, 50 मुझसे और ले लो। चाय का पतीला रखा हुआ है, चाय की दुकान खोल दो। यही एक तरफ 4-5 मोड़े और एक मेज रख लेना। 2-2 घंटे सांझ सवेरे बैठ जाओगे तो गुजर भर को मिल जाएगा। हमारे जितने ग्राहक आएंगे उनमें से कितने ही चाय भी पी लेंगे। देवी दिन बोला, तब चरस के पैसे मैं इस दुकान से लिया करूँगा। बुढ़िया ने विहंसित और पुलकित नेत्रों से देखकर कहा, कौड़ी कौड़ी का हिसाब लूंगी, इस फेर में न रहना। रमा अपने कमरे में गया तो उसका मन बहुत प्रसन्न था। आज उसे कुछ वही आनंद मिल रहा था जो अपने घर में कभी न मिला था। घर पर जो स्नेह मिलता था वह उसे मिलना ही चाहिए था। यहाँ जो स्नेह मिला वह मानो आकाश से टपका था। उसने स्नान किया, माथे पर तिलक लगाया और पूजा का श्वांग भरने बैठा कि बुढ़िया आकर बोली, बेटा तुम्हें रसोई बनाने में बड़ी तकलीफ होती है। मैंने ब्राह्मणी ठीक कर दी है। बेचारी बड़ी गरीब है, तुम्हारा भोजन बना दिया करेगी। उसके हाथ का तो तुम खा लोगे। धर्म कर्म से रहती है बेटा बेटा, ऐसी बात नहीं है। मुझसे रुपए पैसे उधार ले जाती है, इसी से राजी हो गई है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।